हेलो, जय हिंद एवरीवन। नाउ अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। सो आज हम अपनी इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन और सॉरी इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज़ को, ठीक है। और लास्ट 3-4 वीडियो मैंने बनाई है जो कि इंटरनेशनल न्यूज़ को लेके थी। और इसमें हम थोड़ा इंटरनेशनल के साथ नेशनल न्यूज़ को भी कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट थोड़ा सा ट्राई करना कवर करने का। इंटू टू पे देख लेना, जल्दी से कवर हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा। अदर देन दिस, एसएसबी का रिसेंटली आस्क्ड मटेरियल वो मैं अपने ग्रुप में प्रोवाइड करता हूँ, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। तो आप पहले से तैयारी कर सकते हैं, वेदर इट टैट हो गया, लेक्चरेट हो गया, जीडी हो गया, जो भी चीज़ आती है, ठीक है ना। तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, ठीक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे नेशनल न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने पहले नेशनल न्यूज़ रखी है। तो यहाँ पे एक ना बंगाल ग्लोबल समिट एक टाइप का होने वाला है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, काफ़ी सारे जो प्लेयर्स होते हैं, लाइक इन द जो कि इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं काफ़ी सारे, ठीक है ना। तो वो कैसे करके लाइक इस इकोसिस्टम को बनाएँगे, ठीक है ना। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं और कॉर्पोरेट लीडर्स हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, जितने ऑल ओवर द ग्लोब, पूरी दुनिया, उन सबको अपील करेंगे, ठीक है ना? और एक इकोसिस्टम बनाएँगे, ठीक है? और इससे क्या, जो भी बंगाल के पास जो भी चीज़ें हैं, वो उसको शोकेस करेगा, ठीक है ना? कि इस एरिया में हम अच्छा कर रहे हैं, ये इस एरिया में हमारे पास बहुत सारा पोटेंशियल है। और ये काफ़ी सारे एमएसएमईज़ होते हैं, जो छोटे-छोटे बिज़नेसमैन्स होते हैं, उनको भी प्रमोट करता है, ठीक है ना? लाइक देख सकते हैं, टूरिज़्म सेक्टर में देख सकते हैं कि क्या-क्या इसके पास है। जैसे कि इसके पास क्रूज़ हैं बहुत सारे, ठीक है ना? 20 क्रूज़ हैं जो कि इस समय ऑपरेशनलाइज़ हैं वेस्ट बंगाल में। सेकंड वन, इनके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, 16 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, 6 नेशनल पार्क्स हैं जो कि इस समय वेस्ट बंगाल में हैं, ठीक है। दुर्गा पूजा वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ठीक है ना, वहाँ का दुर्गा पूजा होता है। तो वहाँ से काफ़ी सारे लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लाइक अभी आप देख सकते हैं महाकुंभ चल रहा है, तो कितने सारे फॉरेन लीडर्स भी आए हैं, ठीक है ना। अभी आपने देखा होगा, जो भूटान के किंग थे वो भी इस समय आए हुए हैं, जो योगी जी के साथ भाई साहब उसमें डुबकी लगा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे लोग अभी मतलब इंडियन कल्चर की तरफ भी काफ़ी सारे अट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे महाकुंभ आया तो बहुत सारे फॉरेनर्स इस बार आए हुए हैं, ठीक है। और एक्सपोर्ट के मामले में देखा जाए, जो मर्केंडाइज़ ट्रेड होती है ना, उसका एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं अप्रॉक्सिमेटली, जो कि हो रहा है $1.68 बिलियन के आस-पास हो रहा है, जो कि ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 का डेटा है। मैरीन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट का बात करें, जो कि बंगाल के थ्रू होता है, जो कि $530 मिलियन के आस-पास होता है, ठीक है ना? तो काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है। तो द मेन मोटिव ऑफ दिस कि हाँ, अभी कहाँ हुई है, इसका मोटिव क्या था? यू हैव टू अंडरस्टैंड द मोटिव कि हाँ, क्या मोटिव था, वो मैंने आपको बताया। और जो पॉइंट्स टू डेटा एंड फैक्ट है, यू कैन रिकॉल रिमेंबर, ठीक है ना? आप इसको याद रख सकते हैं, दैट पॉइंट्स कैन यूज़ इन योर लेक्चरेट और जीडी में भी यूज़ कर सकते हैं ये सेम पॉइंट, ठीक है ना? तो आई होप आपको ये वाला न्यूज़ पहले समझ आया होगा, ठीक है ना? सेकंड न्यूज़, आप सबको पता है, अभी रिसेंटली यूसीसी इम्प्लीमेंट हुआ है। यूपी जो उत्तराखंड है उसने अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है ना? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी के अंदर आता है, जो कि आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सॉरी आर्टिकल 44 और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट पार्ट 4 के अंदर आता है, ठीक है ना? ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। यूसीसी होता क्या है? यूसीसी एक्चुअली क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी लेके आता है अमंग ऑल द इंडिविजुअल्स जो भी हैं, लाइक कोई भी कम्युनिटी का, कोई भी दूसरे रिलीजन का लोग है, सब इक्वल हो जाएँगे, ठीक है ना? और इसके आने से फ़ायदा क्या होता है, लाइक हम लाइक बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना? तो क्या होता है, सबके अलग अपने-अपने पर्सनल लॉज़ होते हैं। तो पर्सनल लॉज़ जो होते हैं उन सबको खत्म करके एक यूनिफ़ॉर्मिटी लेके आता है कि हाँ, सब लोग इसको फ़ॉलो करेंगे। ये इसका मोटिव होता है, ठीक है ना? तो अभी उत्तराखंड में आया है तो उसने काफ़ी सारा रूल्स निकाले हुए हैं कि हाँ, क्या-क्या चीज़ें करनी है। लाइक एक लिव इन रिलेशनशिप, अगर इफ एनी इंडिविजुअल वांट टू इन द पार्ट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, अगर उसमें रहना चाहता है, तो उसमें क्या है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। उसकी कंडीशंस क्या है कि सबसे पहले प्रीस्ट होते हैं ना, उनके पास तुम्हें जाके लाइक बातचीत करनी पड़ेगी, हाँ, कि हम जो लिव इन रिलेशनशिप में हैं, ये सही है या नहीं है, ठीक है ना? वो उसको बताएँगे। जो 74 टाइप की लिव इन रिलेशनशिप्स होती हैं, उसके अंदर आते हो या नहीं आते हो। लाइक प्रोविज़न होता है इसमें, लाइक कज़िन के साथ हो गया या फिर कोई और पहले से मैरिड है, आप उसके साथ नहीं रह सकते हैं, तो इसकी कंडीशन है। और आपको जो यूसीसी का उन्होंने पोर्टल बनाया है, तो उसपे आपको रजिस्टर करना है, तो उसके लिए ये कंडीशंस हैं जो कि वेरीफ़ाई मतलब होनी चाहिए। और आगे देख लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी कंडीशंस हैं। फर्स्ट वन, इन लोगों ने स्टैंडर्ड बना दिए गए हैं कि हाँ, अगर हम मेन की शादी करेंगे, तो उसकी एज होगी 21 और फीमेल की करेंगे तो 18 होनी चाहिए, ठीक है ना? ये मिनिमम एज क्राइटेरिया बना दिया गया है। और दे आल्सो प्रोहिबिट द पॉलीगैमी। पॉलीगैमी समझते हैं, जो
भाई एक से ज़्यादा शादियाँ कर लेते हैं, तो उनके लिए ये इस चीज़ को मना कर दिया गया है। सेकंड वन इज़ हलाला। हलाला को समझते हैं, हलाला है क्या? सपोज़ करिए एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक कोई चेस्ट नंबर 1 है, ठीक है ना? कोई चेस्ट नंबर 1 है और कोई चेस्ट नंबर 2 है, ठीक है? तो चेस्ट नंबर 1 की शादी हो चुकी है, ठीक है ना? और उसकी शादी हो चुकी है एक कोई भी लड़की होगी, ठीक है ना? तो उसकी वाइफ़ है ये। अनफॉर्च्यूनेटली कुछ किसी भी रीज़न की वज़ह से दे गॉट सेपरेटेड, डाइवोर्स हो जाता है इन लोगों का, ठीक है? अब डाइवोर्स हो गया तो भाई इनका कट ऑफ हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं। फिर लेटर ऑन दे रियलाइज़ अरे यार वापस चले जाते हैं। गलती से जो भी हुआ है मतलब जो जिसकी भी कोई गलती होती है, ठीक है? वो सोचते हैं कि हम वापस से रिलेशनशिप में आ जाते हैं, वापस से शादी हो जाती है शादी में शादी कर लें, ठीक है? बट ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, जब इससे सेपरेट होगी तो इस लड़की को पहले सेक्शन नंबर 2 से शादी करनी पड़ेगी। फिर यहाँ से इसे डिवोर्स करना पड़ेगा, तब जाके ये वापस से अपने जो ओरिजिनल हस्बैंड था इसका, उससे शादी करनी पड़ेगी। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था, इसमें क्या था वुमन को एक्सप्लॉइटेशन फेस करना पड़ता था, ठीक है ना? तो जो हलाला था उसको यहाँ पे इनने खत्म कर दिया है। और पॉलीगैमी को भी खत्म कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे जो वुमेन के ऊपर काफ़ी सारा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता था, इस वजह से। और नेक्स्ट थिंग जो भी शादी वगैरह होती हैं, किसी भी आप रिलीजन के हैं, किसी भी चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, आप शादी करते हैं तो विदिन 60 डेज़ आपको जो पोर्टल बनाया गया यूसीसी का, उस पे आपको रजिस्टर करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है? तो दीज़ आर द सर्टेन थिंग्स दैट आर मेजर पॉइंट्स दैट हैव बीन रिसेंटली अडॉप्टेड, ठीक है? काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, काफ़ी बड़ा लाइक जो बिल पास किया गया था उनकी स्टेट असेंबली में काफ़ी बड़ा था। पर जो कुछ मेजर है, ये आप लोग ये याद रख सकते हैं, जो कि मेजर चेंजेस हुए हैं, ठीक है ना? आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वन आपने इसमें मैंने बजट के बारे में काफ़ी चीज़ें इंक्लूड करी हैं कि व्हाट आर द रिसेंट चेंजेस इन द इन आवर टैक्सेशन वगैरह, ठीक है ना? क्या-क्या चेंजेस हुए हैं और क्या-क्या जो बजट एलोकेशन होता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में, डिफरेंट एरिया में, तो क्या-क्या है? वो सब हम इसमें कवर करेंगे। फर्स्ट वन आप सबको पता होगा निर्मला सीतारमण ने जब बजट स्पीच चल रही थी लोकसभा में, तो वो बोलती हैं कि 12 लाख तक भाई साहब किसी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स फ्री होंगे, ठीक है ना? ठीक है। तो ये एक अच्छी खुशखबरी है कि पहले क्या था भाई कि पहले 7-8 लाख के बाद से टैक्स देना पड़ता था। पर अब 12 लाख भी आपकी सैलरी है। इवन 12 लाख के बाद आपके 75,000 ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना? जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, ठीक है ना? तो लाइक 12 लाख पे आपको कुछ टैक्स कटेगा, ठीक है ना? तो जो टैक्स कटेगा मान लो सपोज़ करो 12 लाख पे कितना है? 10% है, ठीक है? तो जो भी टैक्स कटता है, उसमें से जो 75 जो परसेंट जो 75 थाउज़ेंड रुपीज़ होंगे, वो आपको एक्स्ट्रा दिए और जाएँगे, ठीक है ना? तो क्या होता है तो इसमें ओवरऑल यही है कि 12 लाख तक जिसकी भी सैलरी होगी, वो आराम से मज़े में रहेगा, उसकी कोई भी लाइक पैसा वगैरह नहीं कटेगा। और 12 लाख से ऊपर होगा तो भाई अलग तरीके से है, ठीक है ना? और अभी वी कैन नॉट से एनीथिंग कि अभी तो इनकम टैक्स बिल आने वाला है पार्लियामेंट से पास होगा, तो क्या चेंजेस होते हैं? तो अभी हम ये देख के तो खुश हो गए हैं, पर अभी देखते हैं भाई आगे क्या और होता है, ठीक है? और जो टैक्स स्लैब है जो कि नया वाला ये है, इसमें क्या है, आपको यहाँ तक तो कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है ना? अब जैसी सैलरी आपकी 12,75,000 से ऊपर होती है, ठीक है ना? उसके बाद आपके पास टैक्सेस लगने का एक नया तरीका हो गया, जैसे कि मान लो आपकी आपकी सैलरी मान लो 13 लाख है, 13 लाख है, तो 13 लाख में आपका ये वाला एरिया भी आता होगा, ठीक है ना? 4 लाख से 8 लाख वाला, मतलब 13 लाख पे 5% पहले तुम्हारा टैक्स कटेगा, ठीक है? तो उसकी मान लो कुछ वैल्यू आ गई, ठीक है? उसके बाद 10% कटेगा, मतलब ये वाले एरिया का भी कटेगा 10%, तो इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। उसके बाद आप 13 लाख वाले इसमें आते 15% भी कटेगा। तो इन तीनों को ऐड किया जाएगा तब आपका वो टैक्स टोटल कटा करेगा जितना भी हुआ करेगा। इस टाइप का चलने वाला है अगर आपकी सैलरी 13 लाख से ऊपर होगी, ठीक है ना? तो ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स बन गया है, पर हाँ, एक बेसिकली ये समझ सकते हैं 12 लाख से नीचे जिसकी भी सैलरी है, दे डू नॉट हैव टू पे एनी टैक्स, ठीक? और नेक्स्ट वन थिंग इसमें हमारे डिफेंस बजट में काफ़ी अच्छा मतलब ज़्यादा इंक्रीमेंट तो नहीं आया पर ठीक-ठाक सा हुआ है, ठीक है ना? देखो 9.5% का इंक्रीज़ आया। लास्ट टाइम द डिफेंस बजट जो हमारा इस बजट में आया था, तो डिफेंस का अलोकेशन था $75 बिलियन का, ठीक है? दिस टाइम इट हैज़ बीन इंक्रीज़्ड टू 78.7 79 समथिंग हो सकता है, ठीक है ना? $79 बिलियन के आस-पास का है। वी आर वेरी क्लोज़ टू रशिया। रशिया का इस समय $84 बिलियन का डिफेंस बजट है, ठीक है ना? पर चाइना और उससे तो हम बहुत पीछे हैं भाई। वी नीड टू हैव अ मोर इन्वेस्टमेंट और कोई ज़्यादा-सा एलोकेशन हमें देना पड़ेगा हमारे डिफेंस सेक्टर में, ठीक है ना? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस क्योंकि ये जो सेक्टर है ना, क्योंकि डिफेंस में ये है कि आजकल आप सब देख सकते हैं प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय क्या है हर कंट्री लाइक हमें तो थ्रेट दोनों तरफ से है, पाकिस्तान की तरफ से क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर पावर कंट्री, ठीक है ना? तो उसके बाद भी वेपन्स अच्छे खासे हैं और चाइना उसके सपोर्ट में, चाइना भी हमें दोनों तरफ से खतरा भी है। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर
द फ्यूचर अपकमिंग जो भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना? रफली एक डेटा है जो कि बताता है कि जो चाइना का वो है डिफेंस बजट है इस समय $230 बिलियन का है। जबकि अप्रॉक्सिमेटली ये सब बोलते हैं पेपर में दिखाया जा रहा है सब बट इट इज़ नॉट रियल। चाइना का डिफेंस बजट अप्रॉक्सिमेटली $500 बिलियन का आसपास का है। बट जो पेपर वर्क में दिखाता है वो 230 का दिखाता है। और चाइना और यूएसए की बात करें यूएसए का तो 770 ठीक है ना? लगभग 8 अभी तो ये थोड़ा पुराना डेटा है। आई थिंक अभी $990 बिलियन के आसपास पहुँच गया मतलब ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन के आसपास है इसका डिफेंस बजट। और देख रहे हैं अब हमारी इकोनॉमी शायद साढ़े 3 ट्रिलियन के आसपास की कुछ है, हमारी टोटल इकोनॉमी 1/3 देख रहे हो इसका डिफेंस बजट ही जाता है यूएसए का। तो हम बहुत पीछे हैं भाई यूएसए, चाइना से तो, हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, ठीक है? तो वी नीड टू इंक्रीज़ मोर डिफेंस बजट। भाई कम से कम रशिया देख लो 84 रशिया के पास अच्छे खासे एडवांस वेपन है, ठीक है ना? अभी एयर शो होगा ना हमारा एरो शो होता है हर साल, तो इस बार बैंगलोर में होगा तो वहाँ पे F-35 जो उसके एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स और सू-57 है, ठीक है ना? तो वो सब भी यहाँ पे शोकेस किए जाएँगे, तो इंडिया में भी वहाँ पे अपना इंटरेस्ट शो कर सकता है कि यहाँ खरीदने के लिए, ठीक है ना? तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हाँ, हमारा डिफेंस बजट इस समय कितना है और हमारा कितना इंक्रीमेंट हुआ है। लास्ट ईयर इट वाज़ $75 बिलियन ठीक है? और दिस टाइम इट इज़ 78.70 अप्रॉक्सिमेटली 79 कह सकते हैं, ठीक है? नाउ इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी काफ़ी सारा डिफेंस एलोकेशन एआई की तरफ भी हुआ है, ठीक है ना? एआई सेक्टर में भी अच्छा खासा एलोकेशन किया गया है, क्योंकि हमारा जो एआई मिशन जो इंडिया ने लॉन्च किया था लास्ट ईयर, तो उसमें 2000 करोड़ का बूस्ट मतलब 2000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है सो दैट मोर इनोवेशंस, मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैन बी ब्रिंग, ठीक है ना? काफ़ी सारे इनोवेशंस हो सकते हैं एआई सेक्टर में। और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गए हुए हैं एआई समिट के लिए ना, जो कि वो करा रहे हैं, फ्रांस करा रहे हैं। तो उसके बाद तो यूएसए जाएँगे भाई वो ट्रेड वॉर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रखी है, ठीक है ना? वो बाद में बताऊँगा जब हम इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करेंगे, ठीक है? तो इसमें बजट में जो की पॉइंट्स हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो मेजरली इसका मतलब क्या होता है जो हब बना होता है। जो भी मतलब हम इनोवेशंस लेके आएँगे ना एक्सपर्टीज़ को लेके लाइक जो भी हम इसका मतलब मेनली इसका फ़ोकस होता है कि जो डेवलपमेंट्स हम आ रहे हैं लेके, इसमें जो भी एआई को लेके जो भी डेवलपमेंट्स होंगे, ठीक है ना? एजुकेशन में हाउ वी कैन यूज़ एआई इन एजुकेशन, ठीक है? उसको लेके क्या-क्या नई-नई रिसर्च हो सकते हैं, क्या-क्या नई-नई चीज़ें हो सकती हैं, वो सब इसमें इंक्लूड करी जाएँगी। तो उसकी एलोकेशन इसमें कितना हुआ है? 500 करोड़ का हुआ गया है, ठीक है ना? तो इसमें यही है कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है, उसमें कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं हम इसको, ठीक है ना? तो कैसे करके ये बूस्ट हो सकता है ज़्यादा। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएँगे अपने इंडिया में। अभी तो यही बताया गया है पर देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना? और फंडिंग ये तो मैंने बताया कि 2000 करोड़ की फंडिंग हुई है किसमें? एआई मिशन। एआई मिशन यही है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अच्छी तरीके से यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर हर तरफ जाके कैसे करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? देख सकते हैं इसका फ़ोकस क्या है, हाउ कैन वी इंटीग्रेट एआई विद द एग्रीकल्चर हो गया और हेल्थ केयर हो गया, गवर्नेंस हो गया, कैसे करके इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? सेकंड वन जो एलोकेशन है वो कितना लास्ट ईयर था 110 करोड़ और अभी कितना 200 करोड़ करोड़ लाइक 90 करोड़ के आसपास बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना? तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हाँ, कैसे करके हमने एआई में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक? जो हमारा एआई मिशन है, ठीक है ना? उसमें कैसे करके इन्वेस्टमेंट किया, हाउ कैन वी बूस्ट अवर लाइक जो एग्रीकल्चर सेक्टर कॉमन सेक्टर्स हैं, लाइक एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, गवर्नेंस हो गया, ठीक है ना? और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है ना? उसमें इन्वेस्टमेंट किया जहाँ भी एआई का यूज़ करके हम उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं चीज़ों में, ठीक है ना? ईज़ी बना सकते हैं। स्टार्टअप्स में भी जो छोटे-छोटे स्टार्टअप्स लोग ट्राई करते हैं ना अपना एमएसएमईज़ वगैरह होते हैं या फिर स्टार्टअप जो यूथ होते हैं काफ़ी सारे अपना-अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए उसमें 10,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है, ठीक है ना? सेकंड वन ये मैंने बताया अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कि हाउ वी कैन यूज़ लाइक इंटीग्रेट कैसे करेंगे एआई को एजुकेशन के साथ, ठीक है ना? और दिस इज़ गिग वर्कर्स समझते ही होंगे आप, जो स्विगी वाले होते हैं, स्विगी और ज़ोमैटो वगैरह वाले और जो लाइक टेम्परेरी वर्क करते हैं, ठीक है ना? फ्रीलांसर्स होते हैं। तो उनको क्या होगा, जो हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है ना? वो किसके जन आरोग्य स्कीम के अंदर उनको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। तो इसका भी एक एलोकेशन हुआ है कि हाँ, इनके लिए भी लाइक इट इज़ बेनिफिशियल फॉर देम और हेल्थ एरिया में, हेल्थ सेक्टर में इन्होंने ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है, ठीक है? 500 अटल टिंकरिंग लैब्स जो अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, इनका मेन मोटिव क्या है? जो स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रोइंग माइंड्स हैं, ठीक है ना? उनको क्या करते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी और जो इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स वगैरह जो सब्जेक्ट्स होते हैं,
इनमें कैसे इनकी एक्सपर्टीज़ को इंक्रीज़ किया जा सकता है, कैसे इनके इंटरेस्ट को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना? डेवलपमेंटल मतलब स्किल डिज़ाइनिंग वगैरह इनकी करेंगे, ठीक है? टिंकरिंग लैब का मतलब यही है यहाँ पे, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो बच्चे होते हैं ना, यूथ होते हैं, उनके अंदर कैसे करके साइंस, टेक्नोलॉजी के लिए कैसे करके उनको लाइक एकदम इंटरेस्टिंग बना के उनको सिखाएँगे, उनकी स्किल्स को कैसे करके शार्प किया जाएगा, ठीक है ना? कैसे सिखाई जाएँगी चीज़ें। दैट इज़ ऑल अबाउट कि अडल्ट टिंकरिंग लैब का यही है। तो कितना है म 50,000 लैब्स ओपन करी जाएँगी नेक्स्ट 5 ईयर में, ठीक है ना? इट इज़ वेरी गुड फॉर द यूथ क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है भाई, हमारे यूथ पे ही डिपेंड करता है कि हाँ, जो भी फ्यूचर अपकमिंग जनरेशंस आएँगी, ठीक है ना? और जो इस समय हैं लाइक जो भी 10 साल से ऊपर हैं, ठीक है? 10 साल या 15 साल से ऊपर हैं, तो उनको अभी से जब फ़ोकस किया जाएगा, जो 10th क्लास के तभी तो हमारे को-करिकुलर सब्जेक्ट्स में एआई वगैरह के सब्जेक्ट्स को लाया गया है ना, तभी तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इसको प्रमोट करती है। इसी चीज़ को कि हाँ, अपने करिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनको उन पे ही फ़ोकस किया जाए, ठीक है ना? टूरिज़्म सेक्टर में काफ़ी सारा बूस्ट आया है। 20,000 करोड़ का वो मिला है, क्या बोलते हैं एलोकेशन हुआ है इसमें। तो इसमें क्या बोलते हैं कि इसमें यही बोल रहे हैं जो निर्मला सीतारमण है, उसमें बोला है कि हम इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे, ठीक है ना? पर उसके लिए जो भी जगह की ज़रूरत होगी, होटल वगैरह हो गया, ठीक है ना? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। अगर आप टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू प्रमोट द टूरिज़्म इन योर पर्टिकुलर रीजन हो गया, पूरे कंट्री में हो गया, ठीक है ना? तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होना चाहिए क्योंकि बाहर बाहर से अगर फॉरेनर्स भी आएँगे, ठीक है ना? तो उनको अच्छी जगह रहने के लिए चाहिए, ठीक है? तो होटल वगैरह हो गए और बेसिक गेम वगैरह भी काफ़ी सारे स्पोर्ट्स भी इंस्टॉल किए जाते हैं काफ़ी सारे लाइक अगर गोवा की बात करें, तो गोवा में जो बीच वगैरह होते हैं, ठीक है? तो क्या है कि तो इसके लिए हमें लाइक एलोकेशन तो हमने कर दिया है, पर इसके लिए जगह वगैरह क्योंकि हम कहीं पे भी किसी चीज़ को इनॉग्रेट करते हैं, कोई चीज़ नई चीज़ लगाते हैं, तो उसके लिए जगह जगह की ज़रूरत पड़ती है और लैंड एक्विजिशन करना बहुत मतलब एक टिपिकल प्रॉब्लम है। अहमदाबाद आपने देखा होगा अहमदाबाद मुंबई का जो आई थिंक हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी वहाँ पे होने वाली थी, उसमें कितना सारा लफड़ा हो गया था ना, जल्दी से क्लियर नहीं हो पाया था, बहुत डिले हो गया था वो प्रोजेक्ट, कभी जापान ने उसको फंड किया था, ठीक है ना? और दिस पर्टिकुलर न्यूज़ आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो क्योंकि नेविगेशन सैटेलाइट 02 को लॉन्च किया गया था, ठीक है? इसमें क्या होता है कि इसका लॉन्च तो हो गया था सक्सेसफुली, कोई दिक्कत नहीं हुई। पर क्या होता है इसमें दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना? जिससे कि जो थ्रस्ट लगता है ना जिससे कि ऊपर जहाँ पे इसे मतलब सेट होना था, जहाँ पे से जिस एरिया पे जिस जिस लोकेशन पे जाके इसको सेट होना था, जो डेस्टिनेशन पॉइंट था, वहाँ तक नहीं जा पाया क्योंकि जो जो क्या कहते हैं, जो इसका लिक्विड एपोजी मोटर होता है ना, जो कि थ्रस्ट प्रोवाइड करता है ऊपर जाने के लिए, वो काम करना बंद कर गया। तो ये मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट से नीचे ही जाके सेट हो गई है, वहाँ से ही काम कर रही है। कोई और खराबी नहीं है, बट हाँ, डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँच पाई है। ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है, पर हाँ और ज़्यादा कुछ जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है? और हमारा रुपी है जो करेंसी डॉलर के अगेंस्ट भाई साहब बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है। लोएस्ट गया है भाई 87 रुपीज़ इज़ इक्वल टू $1 काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया है, ठीक है ना? तो इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएँगी, ठीक है? और अभी हमारे जो आरबीआई गवर्नर है, ही वाज़ आल्सो टॉकिंग अबाउट द सॉरी जो क्या कहते हैं मॉनेटरी कमिटी होती है ना इनकी, तो उसको लेके क्या होंगी जो रेपो रेट है उसको रिड्यूस करने का सोच रहे हैं। इफ द रेपो रेट विल बी रिड्यूस आई थिंक अभी 6.5% है। अगर उसको रिड्यूस किया जाएगा 6.25 का सोच रहे हैं, ठीक है अभी 25 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस करने का सोचा है। बट देखते हैं क्या होता है कि कम करेंगे तो क्या होगा अगर इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा तो पैसा लाइक लोन ज़्यादा लेंगे लोग, ठीक है ना? पैसा ज़्यादा लोगों के पास आएगा, ज़्यादा लोगों के पास आएगा तो पैसा खर्च ज़्यादा होगा, ठीक है ना? और खर्च ज़्यादा होगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है? तो लेट अस नो सम रीजंस कि हाँ, कैसे करके क्या डेप्रिशिएट हो रही है वैल्यू, ठीक है ना? लाइक इन इफ इंडिया इम्पोर्ट्स मोर गुड्स फ्रॉम यूएस अगर हम यूएसए से कोई चीज़ ज़्यादा खरीदेंगे, तो भाई हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा और डॉलर में पेमेंट करेंगे तो भाई क्या होगा हमारे पास डॉलर कम होगा, उनके पास ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना? और डिमांड डॉलर की क्या डे बाय डे क्या कर रही है? इंक्रीज़ करती जा रही है इस समय, ठीक है ना? तो क्या होगा हमारी जो रुपये होगी ना उसकी वैल्यू वीक पड़ जाएगी। ठीक है ना? और लाइक सिमिलरली इफ इंडियन परचेज़ मोर यूएस सर्विसेज़ लाइक टूरिज़्म में, ठीक है ना? अगर जो भी सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है यूएस, अगर हम उनकी तरफ जाते हैं, तो वी विल पे इन द डॉलर हम उन्हें डॉलर में पे करेंगे, ठीक है ना? तो हमारे पास पैसे कमी हो जाएगी। तो डॉलर इस समय हर जगह डिमांड मतलब ग्लोबल करेंसी डॉलर तभी डी-डॉलराइज़ेशन का काम किया था ना, जो आवर ब्रिक्स मेंबर है, दे वर टॉकिंग अबाउट द वी विल डी-डॉलराइज़ तो और हम डोमेस्टिक करेंसी में ट्रेड करेंगे या फिर ब्रिक्स करेंसी बनाएँगे अलग से, ठीक है? तो वो सब को लेके ट्रम्प ने बोला था इफ द ब्रिक्स मेंबर विल अडॉप्ट दिस कि हाँ हम डी-डॉलराइज़ेशन करेंगे और ब्रिक करेंसी बनाएँगे, तो 100% टैरिफ लगा देंगे। उसमें इंडिया हो चाहे कोई हो, रशिया वगैरह कुछ भी हो, सब पे लगा दिया जाएगा। ठीक है ना?
तो अभी हमारा जो करेंसी है बहुत ज़्यादा फॉल कर रही है और वैल्यू काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है इंडियन रुपी, ठीक है ना? नेक्स्ट वन है गति शक्ति मिशन। आपको ये सबको पता होगा, ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होता है कि मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनको इंटीग्रेट किया जाएगा, ठीक है ना? अलग अलग टाइप की जो मिनिस्ट्रीज हैं, लाइक रोड मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है ना? आपकी वाटर बेस्ड मिनिस्ट्री जो होती है वो अलग होती है, लाइक फूड हो गई, और मतलब अलग अलग टाइप की मिनिस्ट्री उनको इंटीग्रेट करके कैसे करके काम करेंगे, कैसे करके अपनी कंट्री में कनेक्टिविटी और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना? और ये किस-किस में कनेक्टिविटी कराएगा, लाइक अरे! ये तो भाई काला हो गया, ठीक है। रोड हो गया, रेल हो गया, पोर्ट्स, एयरपोर्ट वगैरह, ठीक है ना? क्रिएट एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ठीक है ना? सपोर्ट फॉर मेक इन इंडिया को सपोर्ट करता है ये, जो गति शक्ति मिशन है, ठीक है ना? आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। इसमें ऑब्वियस सी बात है भाई, मेन चीज़ इसमें यही है कि यहाँ कंट्री में कैसे करके हम कनेक्टिविटी को ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इसका मेन, और अभी क्या है कि जो इसमें जस्ट वेट, how the data and the mapping facilities provided under the PM Gati Shakti portal can be utilized by the private players to make the efficient decision in the infrastructure, ठीक है ना? प्राइवेट अब तो काफ़ी सारा हो गया, अब तो काफ़ी सारे प्राइवेट प्लेयर्स आ भी चुके हैं, ठीक है ना? आप देख सकते हैं जो अपना एंटी ड्रोन है इंद्रजाल, उसमें ग्रीन रोबोटिक्स जो कंपनी है, तो उसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके उसको बनाया है। तो काफ़ी सारे, ये तो एक डिफेंस सेक्टर की बात हो जाती है। बट हाँ, इसमें क्या है कि काफ़ी सारे प्राइवेट प्लेयर्स आएँगे, तो इट विल बी मोर ईज़ी फॉर द गवर्नमेंट टू कि हाँ, जल कैसे करके ईज़िली काम किया जा सकता है। क्योंकि आपको पता है प्राइवेट के हाथ में काम दे दो, तो प्राइवेट के काम हाथ में जल्दी होता है, भाई सरकारी काम इतनी जल्दी होता भी नहीं है, ठीक है ना? ये सब ये रियलिटी है जो कि हमें पता है, काफ़ी रुक जाता है, डिले हो जाता है, ठीक है ना? नेक्स्ट वन ये एसएमआर है ना, एसएमआर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स देख रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये क्या होता है, बहुत छोटा-सा मॉड्यूलर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर फ्यूल इसके अंदर भर दिया जाता है और ये पहले या तो मोबाइल होता है। लाइक इस पे ट्रक पे रख के कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है। तो ये एक मोबाइल होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी लगभग 300 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस प्रोड्यूस कर सकता है ईज़िली, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें दिक्कत क्या है कि जो भी पावर है इस समय सिर्फ़ गवर्नमेंट के पास है। ओनली गवर्नमेंट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग द न्यूक्लियर फ्यूल, जो भी न्यूक्लियर फ्यूल हम यूज़ करते हैं। और कुछ-कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं छोटे वाले, वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, लाइक आप एक बार भर दो, उसमें जो भी यूरेनियम या प्लूटोनियम जो भी उसमें न्यूक्लियर फ्यूल भरना है, वो 6-6 7-7 साल तक, 10-10 साल तक कभी हमको दोबारा रिफ्यूलिंग नहीं करनी पड़ेगी ना, लंबे टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है? और दिक्कत क्या है कि इसमें प्राइवेट प्लेयर्स के पास इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं है, दे कैन नॉट यूज़ प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग दिस, क्योंकि ये जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 था ना, उसने उस लोगों ने उसने क्या किया था, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो भी प्राइवेट पार्टनर्स हैं जो भी कंट्री में, अपने कंट्री में, तो वो लोग इसको यूज़ करके मतलब न्यूक्लियर फ्यूल को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये नियम के खिलाफ हो जाएगा अगर करते हैं वो लोग, ठीक है ना? तो क्या करना चाहिए? इस चीज़ को हटाना चाहिए, जिससे कि अभी हम देख सकते हैं भाई हमारे कितने सारे प्राइवेट प्लेयर हैं अभी, ठीक है ना? रिलायंस हो गया, अडानी ग्रुप हो गया और बड़े-बड़े टेक जायंट्स हैं काफ़ी सारे, तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं काफ़ी सारा, और हो सकता है कि हमारा जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ, ठीक है ना? ओके। और आई होप आपको समझ आया होगा कि हाँ, जो एसएमआर है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, उसका क्या यूज़ है, कैसे करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करता है, ठीक है ना? और और दूसरी चीज़, ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, देख रहे हैं कितना छोटा है, अगर अब आपको बड़ा बनाना है तो भाई आपके लिए सबसे पहले एरिया होना चाहिए काफ़ी बड़ा, और एरिया के बाद फिर उसमें काफ़ी सारा खर्चा आता है बनाने का भी, ठीक है ना? लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हो गया, ठीक है ना? मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, ये तो छोटा-सा भाई, इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, कॉस्ट इफेक्टिव है और अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी देता है। एक सिटी को आराम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है ये, ठीक है ना? अब हम यहाँ से इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करते हैं कि क्या हुआ है। रिसेंटली ना डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है। अभी भाई प्रॉब्लम तो हर जगह चल रही है। तो एक M23 एक मिलिटेंट ग्रुप कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना? उस डीआरसी के अंदर, जो कि रवांडा एक कंट्री है ना, तो वो उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो यही प्रॉब्लम चल रही है कि जो M23 ग्रुप है, उसने जो कॉन्गो की वहाँ पे से गवर्नमेंट है, डीआरसी में जो कॉन्गो की गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ क्या कर रही है, एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है, क्योंकि इनके राइट्स को लाइक छीना गया है एक तरीके से, इनको फुल्ली राइट्स नहीं दिए गए हैं, ठीक है ना? अब इस समय यही हो रहा है, जो वहाँ का एक गोमा सिटी है ना, गोमा सिटी में एंटर कर चुके हैं, वहाँ पे जो एयरपोर्ट है, वहाँ पे जितनी अथॉरिटीज़ थी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना? या ट्रूप वगैरह थे जितने भी आर्मी वाले वो सब, उन सब ने अपने हथियार डाल दिए भाई इनके आगे तो। इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? और ये M23 ग्रुप है क्या? M23 नाम कहाँ से आता है?
M23 ग्रुप में क्या होता है जी, 23 मार्च में एक एग्रीमेंट होता है, 23 मार्च 2009 में एक पीस एग्रीमेंट साइन किया जाता है। ये तुत्सी एक ट्राइब है यहाँ की, ठीक है ना? तुत्सी है, तुत्सी ट्राइब के ही लोग हैं जो M23 के अंदर आते हैं, ठीक है? तो क्या होता है, जो ईस्टर्न पार्ट है ना कॉन्गो का, वहाँ पे वहाँ पे रहते हैं ये मोस्टली। तो क्या करते हैं, लोगों ने पीस एग्रीमेंट साइन किया था जो कॉन्गो की फोर्सेस हैं गवर्नमेंट के साथ-साथ, कि लाइक इनको भी जो भी फोर्सेस वगैरह में रिक्रूटमेंट करेंगे, और मतलब राइट्स वगैरह होंगे वो उनके डेप्रीवेट नहीं करे जाएँगे, ठीक है ना? दिए जाएँगे। पर ये पीस डील को ये लोग कर नहीं पाते हैं, लाइक फॉलो अप नहीं कर पाते हैं, टूट जाती है जो भी डील करते हैं पीस एग्रीमेंट। तो इसी को लेके क्या होता है, जो तुत्सी के लोग होते हैं, ठीक है ना? ये एग्रीमेंट को तोड़ा, तुत्सी लोग जो चाह रहे थे कि हमारे राइट्स को सिक्योर किया जाए, सेव किया जाए, और हमें भी लाइक जो भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं इसमें हमें सर्व करने का मौका मिले। बट ये सब नहीं हो पाता है, तो ये सब लोग लाइक बिखर जाते हैं भाई, कि इन्हें अपना नाम दे दिया M23 टाइप, क्योंकि ये वाला एग्रीमेंट इन्हें ब्रेक किया था, वो जो कॉन्गो की गवर्नमेंट थी। तो इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, कंट्री में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है ना? और इसको और एलिगेशंस क्या लगाए जाते हैं कि क्या बोलते हैं, जो ये जो रवांडा की गवर्नमेंट है, वो इसमें इनको सपोर्ट करती है, लाइक कि 4-5 हज़ार सैनिक हैं जो कि रवांडा के, वो यहाँ पे छोड़ रखे हैं इसके अंदर, वो इनको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और इनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जो कि लड़ने के लिए गवर्नमेंट से लाइक रेडी हो जाएँ। ठीक है ना? बट जब ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं तो वो मना कर देता है भाई, कि भाई ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, ठीक है? और दूसरी चीज़, जो रवांडा है वो फ़ायदा कैसे उठा रहा है? एक ये कोलतान एक काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज़ यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है ना? तो कोलतान एक वो होता है, मटेरियल होता है जो कि स्मार्टफ़ोन वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो ये इसका लाइक जो यहाँ से कांगो से निकाल के, डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से निकाल के यू रवांडा में भेजा जाता है, रवांडा के अंदर। और उससे क्या है, ये लोग अ, $8 लाख के आस-पास पैसा कमाते हैं। कौन? जो कि ये M23 रेबेल ग्रुप है, ठीक है ना? ये कमाते हैं पैसा, और इससे भी ज़्यादा ये एक्सपोर्ट करता होगा, जब रवांडा एक्सपोर्ट करता होगा ना इस मटेरियल को, तो और इससे भी ज़्यादा पैसा, ऑब्वियस सी बात है, जब ये यहाँ से इतने में खरीद रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा में बेचेगा कहीं, जहाँ पे जिस कंट्री में भी रिक्वायरमेंट है। तो सारा खेल समझ आ गया होगा, जब इनके राइट्स को लाइक इनका पीस एग्रीमेंट जो भी इन लोगों ने किया था, तुत्सी ट्राइब थे, तुत्सी टाइप के लोग हैं, तो उसको ब्रेक कर दिया गया। उसको ब्रेक करने के बाद क्या होता है, ये लोग भड़क जाते हैं भाई, कि हमारे राइट्स को फुलफिल नहीं किया जा रहा है, और जो भी चीज़ें थी, साइन करी थी, उन सबको तुम लोग उस खड़े नहीं उतर रहे हो उस बात पे। तो इसी वजह से सारा मामला निबट जाता है भाई, इन लोगों का गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना? अबरा मकौड़ ये तो थोड़ा-सा अलग डाल दिया मैंने, राइट डाल दिया, इसमें कुछ नहीं। इज़राइली और अरब स्टेट के बीच में पीस एग्रीमेंट है, ठीक है ना? बस इसका तो कोई काम नहीं है तुम लोगों के लिए अभी, ठीक है? नेक्स्ट वन, एज़ वी ऑल नो कि जस्ट आफ्टर अज्यूमिंग द ऑफिस, डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया भाई? ही वाज़ इम्पोजिंग टैरिफ्स, ठीक है ना? लाइक मेक्सिको हो गया, कनाडा हो गया, काफ़ी सारे कंट्रीज़ के ऊपर लगा दिए, ठीक है ना? चाइना के ऊपर भी लगाया। पर अभी क्या हुआ कि जो मेक्सिको वगैरह, कनाडा वगैरह हो गए, दीज़ कंट्री आर अंडर नेगोशिएशन, भाई बातचीत कर रहे हैं कि हाँ, चलो जो भी लफड़ा है बातचीत करके निपटा लेते हैं भाई, ट्रेड ये सब जो कहते हैं, टैरिफ वगैरह मत लगाओ हमारे ऊपर। तो 1 महीने के लिए टैरिफ्स को रोक दिया है ट्रम्प ने। बट जो चाइना के ऊपर उसने टैरिफ लगाए हैं, 10% लगा दिए हैं यूएसए ने। बट कोई मतलब नहीं है लगाने का, क्योंकि जो एलएनजी होती है ना, लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है, जो कि चाइना इम्पोर्ट करता है यूएसए से। तो क्या होता है कि बहुत कम करता है, ना के बराबर करता है। ठीक है ना? उसका कोल से ही काम कर जाता है काम, क्योंकि कोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करता है। बट क्या होता है कि इसके काउंटर एग्रीमेंट है 15%, तुमने 10% लगाया यूएस वालों ने चाइना के ऊपर, तो चाइना ने भाई हिट बैक किया भाई, 15% का टैरिफ लगा दिया भाई, कि आओ तुम हमारे यहाँ क्या लेके आओगे। China countermeasures to Trump's tariff to announce the import taxes of its own US coal and liquefied 10% and 50% on the crude oil, ठीक है ना? देख रहे हो इतना लगा दिया उसने, कि अब तुम लेके अब भेजो, तुम हमारे यहाँ एलएनजी भेजो, चाहे कोल भेजो, ठीक है ना? चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ कोल, सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करता है, बट करता इंडोनेशिया से है, पर हाँ, इससे एलएनजी वगैरह करता है, ठीक है ना? चाइना हैज़ बीन इंक्रीजिंग इम्पोर्ट ऑफ एलएनजी फ्रॉम द कंट्री, यूएसए से करने लगा है थोड़ा-सा, ठीक है? बट इसने इम्पोर्ट लगा दिया, अब तुम भेजो आओ, ठीक है? तो 15% तो हम 10% लगा रहे हैं, हम 15% को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। दिस सजेस्ट चाइना इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द यूएस, सो इट इम्पैक्ट ऑफ द टैरिफ ऑन इट्स इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा मतलब ना के बराबर, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, तुमने 10% टैरिफ लगाया, हम तुम्हारे से कुछ ज़्यादा लेते नहीं है, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। और जो सारे न्यूज़ आउटलेट सारी जेन्युइन है, मैं सारे के सारे अल जज़ीरा हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, ये बीबीसी हो गया, इन सब से निकालता हूँ सारे न्यूज़, ठीक है ना। सॉरी। अब एक न्यूज़ क्या आई है अभी रिसेंटली, बेंजामिन नेतन्याहू द प्रेसिडेंट ऑफ इज़राइल विजिटेड यूएसए, वहाँ जाते हैं यूएसए, तो क्या करते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प से मिलते हैं भाई,
तो वहाँ पे बातचीत क्या करते हैं, जो पैलेस्टीनियन लोग रह रहे हैं इस समय गाज़ा के अंदर, तो गाज़ा स्ट्रिप को वो क्या बोलते हैं भाई, ट्रम्प बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जितने भी गाज़ा स्ट्रिप में लोग रह रहे हैं, उन सबको क्या किया जाएगा, जो आस-पड़ोस के देश हैं, अरब अरब नेशंस हैं, उन वहाँ सब भेज दिया जाएगा, और जो गाज़ा वाला एरिया है, गाज़ा स्ट्रिप वाला एरिया है, वो हम ले लेंगे अपने अंडर में, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ टूटा-फूटा पड़ा है, बिल्डिंग सारे लाइक मलबा टूटा पड़ा है, ठीक है ना? तो उसका कुछ अब तो तुम्हारा काम का नहीं रहेगा, तो हम उसमें उसको रिनोवेट करेंगे, ठीक कर देंगे उसको एरिया को। फिर वहाँ पे कोई ना लड़ाई झगड़े का रहेगा काम, ठीक है ना? तो नेतन्याहू तो भाई बहुत खुश हो जाते हैं, वो बोलता है भाई तुम ही हमारे दोस्त हो, तुम ही हमारे भाई हो। ऐसे करने लगता है। तो वही करेगा भाई, क्योंकि उसे जिससे दिक्कत है वो खत्म कर देगा, गाज़ा वाले। पर हाँ, अभी ये हुआ नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किया, पर हाँ, देखते हैं क्या होता है कि जितने भी गाज़ा में पैलेस्टीनियन रहते हैं, उन सबको क्या किया जाएगा, रिलोकेट किया जाएगा, जो भी आस-पास के कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे सबको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, आस-पास की जगह पे, ठीक है ना? तो ये बोला यूएस विल टेक ओवर द गाज़ा स्ट्रिप, देख रहे हो? और इसने साफ-साफ बोल दिया कि हम ले लेंगे। बट अभी देखते हैं क्या होता है कि ना, क्योंकि वरना पूरा सिनेरियो बदल जाएगा मिडल ईस्ट में जितना भी है ना, काफ़ी सारी चीज़ों में चेंजेस, क्योंकि इतना ईज़ी नहीं होता है किसी चीज़ को लेके आना, चेंज करना, ठीक है ना? तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हाँ, व्हाट आर द रीसेंट न्यूज़। अच्छा, एक और बची है। नेक्स्ट वन कि हाँ, अभी पनामा आपने देखा होगा, ठीक है ना? पनामा कैनाल देखी होगी, ये अपना नॉर्थ अमेरिका होता है, जो कि मेक्सिको, ग्वाटेमाला और कोस्टा रिका कंट्रीज़ होते हैं। ये होता है तुम्हारा साउथ अमेरिका शुरू होता है, जिसके बीच में यहाँ से निकलती है पनामा कैनाल। तो पनामा एक कंट्री भी है, तो क्या होता है, जो कैनाल है, इट वाज़ आर्टिफिशियली मेड बाय कंस्ट्रक्टेड बाय अपना यूएसए है, यूएसए ने बनाई थी। आई थिंक 1977 के आस-पास कुछ बनाई होगी, ठीक है? अर्ली 20th सेंचुरी में बनाई थी। तो 1999 में क्या करता है, जो कैनाल है ये इसको दे देता है पनामा को कि ठीक है, तुम इसका सारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन देखो, पर वो बोल देता है 97 में ट्रीटी साइन करता है, एग्रीमेंट साइन करता है यूएसए विद पनामा, कि यूएसए retain the right to intervene if the canal's neutrality is threatened by the internal conflict of the foreign power। फॉरेन पावर क्या भाई, यहाँ पे चाइना के पीआरआई के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं पनामा वाले। तो क्या होता है, जो चाइना क्या बोलता है कि इसको हम दोबारा से रिन्यू कर लेते हैं, जो एग्रीमेंट था हमारा पीआरआई का, ठीक है ना? तो यहाँ से क्या होता है, पुल बैक कर लेता है जो पनामा होता है, क्योंकि भाई उधर से यूएस का प्रेशर आ रहा है, यूएस इस समय क्या भाई डिपोर्टेशन, मास डिपोर्टेशन कर रहा है, ठीक है ना? टैरिफ्स लगा रहा है, तो बेचारा छोटा-मोटा कंट्री जो भी कुछ जी रहा है, तो उसके डर में आके बोलो, या फिर एग्रीमेंट जो उसने साइन करा था उससे बोलो, ठीक है ना? तो उससे क्या पुल बैक कर लेता है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह वगैरह चाइना इसमें इन्वेस्ट करता है, क्योंकि चाइना का डोमिनेंस यहाँ तक आ रहा है। तो यूएसए वैसे ही भाई इससे लाइक इसके अगेंस्ट रहता है, क्योंकि क्वाड वगैरह काफ़ी सारे मेंबरशिप का पार्ट है, काफ़ी सारे जो मनीलेटरल फोरम्स हैं उनका पार्ट है। तो इसके अगेंस्ट ही रहता है ज़्यादातर, जो अपना यूएसए है। तो इसने बीआरआई से पुल बैक कर लिया है, किसने? जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उससे, पनामा ने, ठीक है ना? और इटली का तो पता ही होगा, आई थिंक इटली ही था जिसने लास्ट ईयर 2023 में इटली ने पुल बैक कर लिया था। तो इसने बोला था पुल बैक फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एग्जिट द इनिशिएटिव साइटिंग लिमिटेड इकोनॉमिक बेनिफिट, कोई फायदा नहीं है हमारा मतलब ज़्यादा, इसलिए उसने क्या करा, वहाँ से पुल आउट कर लिया। तो आई होप आपको न्यूज़ सारी समझ आई होंगी। वीडियो थोड़ा-सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, देख लेना, फास्ट में देख लेना, ठीक है? और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो किस पे लेके आऊँ, कि अगर यही सीरीज़ अच्छी लग रही है तो कंटिन्यू करूँ इसमें, तो आप लोग बताना, ठीक है? और क्या बोलते हैं, और टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, ठीक है ना? सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो भाई लोग, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय-बाय।